हेलो विद्यार्थियों। तो देखिए आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास लेकर के आए हैं जो इस बार 2024 में 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दिए हैं और 11th क्लास में आए हैं। तो देखिए उनके 11th क्लास में जो आए हैं उनके लिए मैथ का सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसको लोग सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं या इसको समुच्चय कहते हैं। सेट से या समुच्चय कहो या तो इसको सेट थ्योरी का नाम जहाँ से जानता है। तो देखिए समुच्चय क्या होता है इसका हम कुछ अध्ययन करते हैं। तो देखिए फिलहाल इसे शुरू से देखते हैं। तो देखिए समुच्चय कहते हैं कि जैसे स्टार्ट करते हैं समुच्चय से। तो कहते हैं कि समुच्चय कहता है कि यदि जो भी वस्तु आपको परिभाषित मिले या जो भी इस वस्तु का परिभाषा दे सके वो वही वस्तुओं का जो संग्रह करते हैं उसको समुच्चय कहते हैं। देखिए नामों में पता चल रहा है कि समुच्चय यानी कि एक जमा करना वस्तुओं का। जब वस्तु को आप जमा कर लेते हैं तो समुच्चय कहते हैं। यानी इसका परिभाषा सुनिएगा किताब में जो लिखा होता है। कहते हैं कि सुसंगठित वस्तुओं का संग्रह, सुसंगठित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे कि कहते हैं कि यदि हम लोग अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उनका संग्रह क्या संभव है? तारे एक हैं, अनेकों हैं, तो वह समुच्चय नहीं हो सकता है। लेकिन जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हो 10वीं कक्षा में ऑफलाइन पढ़ते होंगे वहाँ कहते हैं कि उस क्लास में सभी लड़कों का संग्रह संभव है कि नहीं है, जिसको हम गिन सकते हैं। या कहे कि हमारे ब्रह्मांड में सूर्य का संग्रह, सूर्य को गिन सकते हैं तो सूर्य का संग्रह यदि कर सकते हैं तो वह समुच्चय है सर। जिसको आप गिनती कर सकते हो वो सभी समुच्चय है, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते वो समुच्चय नहीं होता है। हम कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे सुंदर व्यक्तियों का संग्रह है संभव। कोई आदमी किसी को सुंदर लगता है, किसी को सुंदर नहीं भी लगता है, तो जिसका आप गिनती कर सकते हैं, जिसको आप जमा कर सकते हैं उसको आप समुच्चय कर सकते हैं। यदि ऐसा भी कह दे कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे सब क्वेश्चन किताब में है बाबू तभी हम बोल रहे हैं, बोलेगा फिर कि समुच्चय है या नहीं पहचान के लिए आएगा। तो और भी कह सकता है कि आपके पूरा वर्ल्ड में जितना भी खिलाड़ी या जैसे हाल ही में हो रहा है क्रिकेट टीम का, देखिए जहाँ सभी अपना अपना देश क्रिकेट टीम दिया है और उसमें यदि कह दिया जाए कि पूरा वर्ल्ड में 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह है संभव। कौन कहना प्रदर्शन कैसे कर देगा कोई ठिकाना है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह संभव नहीं है। यानी सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सबसे बढ़िया हो जाए, सबसे खराब हो जाए, उस सब खिलाड़ियों का संग्रह संभव नहीं हो पाता है। जिसको आप गिनती कर सकते हैं वही सब संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, कह दिया जाए कि आप जिस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय ना, इस समुच्चय में सभी प्रश्नों का संग्रह, क्या इस लेसन का सही प्रश्न गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसमें जिसको आप गिन सकते हैं उस सभी का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि जिस वस्तु को आप गिन करके जमा कर सकते हैं उस सभी का हम उसको हम समुच्चय कह सकते हैं। यदि हम कह दें कि हमारे जो कि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं इस क्लासरूम में खिड़कियों का संग्रह, तो हो सकता है 2 खिड़की है, 2 खिड़की हम जमा कर लिए तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये समुच्चय है। इसको हम नहीं गिन सकते, समुच्चय नहीं। कह दे कि हमारे हाँ ये क्लासरूम है, इसमें जिस बालू से बना है वह बालू के कणों का संग्रह गिनना संभव है नहीं है, तो समुच्चय नहीं है। अर्थात कह सकते हैं जिसको गिन के जमा कर सकते हैं वो समुच्चय है, नहीं जमा कर सकते समुच्चय नहीं है सर। ठीक है, अर्थात देखिए कोई भी किताब पढ़िएगा तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि समुच्चय है या नहीं पहचानिए। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि सब पहचान लीजिएगा। यदि आपसे बोल दिया जाए खतरनाक जानवर का संग्रह, जो भी आपके संसार में खतरनाक जानवर है उसका संग्रह समुच्चय है कि नहीं? तो नहीं है। कभी कभी बकरियों दांत काट लेता है ना, तो कोई ठिकाना नहीं है कौन सा खतरनाक हो सकता है। कभी कभी शेरों पला जाता है सर, खतरनाक जिसको आप कहते हैं वही पला जाता है। खतरनाक का कोई संग्रह संभव नहीं है तो समुच्चय नहीं होता। जिसको आप संग्रह कर सकते हो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय का पहचान कर लिए। और जितने भी समुच्चय होते ना है वह समुच्चय को आप लिखने का तरीका उसमें 2 होता है। एक विधि का नाम है सारणी विधि, सारणी विधि। इसी को हम लोग बोलते हैं सर इंग्लिश में रोस्टर फॉर्म के नाम से जानते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म। और एक और विधि जो लिखने का होता है इस विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, किसी भी समुच्चय के अवयव को हम लोग 2 विधि से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में यानी सारणी विधि में, और एक समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इस विधि की सहायता से आप सर किसी भी समुच्चय के अवयव को लिख सकते हैं। आखिर लिखने का ढंग क्या होता है सुनिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपको दे दिया जाए कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्या कितने हैं? 5 है। ठीक है, उसका संग्रह को आप 2 विधि में लिखिए, एक सारणी विधि में और एक सेट बिल्डर मेथड में। ठीक है, तो देखिए ये तो हल्का है, ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि इसमें लिखना है, तो प्रश्न क्या था कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्या आप जानते होंगे कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी शुरुआत 1 से होता है और जाता कहाँ तक है?
अनंत तक। लेकिन आपसे प्रश्न किया गया है कि प्रथम केवल 5 ही प्राकृतिक संख्या संग्रह, तो बताइए 5 प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1 से लेकर 5 तक होता है, तो 1, 2, 3। लेकिन सभी संख्याओं को जो लिखेंगे हम लोग मंझोल कोष्ठ के अंदर, इसको मंझोल कोष्ठ कहते हैं, अंदर बंद करके लिखते हैं। कितनी संख्याएं थी, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ये जो आपको लिखने का तरीका हुआ ना, इस विधि का बोलेंगे सारणी विधि। यानी जो भी समुच्चय रहेगा उस समुच्चय के अवयव को मंझोल कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं, तो इसे हम सारणी विधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी संख्या को आपको लिखना है इस विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसमें कहता है कि यदि आपको लिखना है इस विधि के अंतर्गत तो पहले उसको मंझोल कोष्ठ के अंदर बंद कीजिए, और जितना भी संख्या है सबको आप पहले x मान लीजिए, और x मानने के बाद 2 को बिंदु दीजिए, इसका नाम है कॉलन। क्या नाम है, कॉलन। यानी कि उस सभी संख्याओं को हम x मानते हैं, फिर देते हैं कॉलन, और कॉलन देकर के इसका गुण को प्रदर्शित करते हैं। आखिर यह गुण क्या था इसका सर, कि प्राकृतिक संख्या था। कहाँ तक था, 5 तक था। यहाँ लिख देंगे कि x 5 तक का प्रथम प्राकृतिक संख्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्या है। यानी संख्या जो है 5 तक, यह जो संख्याएं से लिखे, तो देखिए इसमें गुण बता दिए हैं कि x जो है, जिसको हम सबको x माने थे, वह है क्या, तब 5 तक प्रथम प्राकृतिक संख्या है। शुरुआत से 1 से कहाँ तक है, 5 तक है। ठीक है, तो ये जो 2 विधि में जिसको हम कॉमा तक लिखे हैं, इसको हम बोलेंगे सारणी विधि। और जिसको में हम इस संख्याओं को पूरा पहले मान लिए हैं x, और x मान करके उसका गुण बता दिए हैं, तो इसका नाम है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय के अवयव को लिखने का 2 ढंग होता है, एक ढंग होता है सारणी विधि और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, उम्मीद है सही समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज आपको कह दे कि देखिए कभी कभी का प्रश्न उल्टा होता है। अब जो प्रश्निका में जो भी एनसीईआरटी हो या कोई अदर बुक हो, उसमें 2 ही प्रश्न पूछवे करता है। इस टाइप से रहेगा सारणी विधि में तो पूछेगा लिखिए समुच्चय निर्माण विधि में, और कभी कभी समुच्चय निर्माण विधि दिया रहेगा तो बोलेगा सारणी विधि में लिखें। यानी ई देकर ई पूछ सकता है या ई देकर के ई पूछ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए हम लिख देते हैं, एक समुच्चय बना देते हैं बी, और बी है तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, हम इतना लिख के रख देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह जो लिखा हुआ है किस विधि में लिखा हुआ है, सारणी विधि में लिखा हुआ है। लेकिन यह सारणी विधि को बोलेगा किस विधि में लिखे, कौन विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। तो थोड़ा दिक्कत से होगा, तो इसको में देखिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, सम संख्याओं का रूप 2n होता है और विषम संख्याओं का रूप 2n+1 या 2n-1 होता है। सही याद रखिएगा, 2n+1 या 2n-1। आप कहेंगे ऐसे काहे होता है, तो देखिए इसमें 2n का है बोले कि 2n 4n 6n इस रूप के काहे होता है, क्या कि n एक प्राकृतिक संख्या मानते हैं हमें, और n के जगह पर कोई मान डालिएगा ना तो इस सब के सब समय संख्या भी करता है। रखिए 1 तो 2 एकम 2, 2 सम संख्या होगा। 2 रखिएगा, 2 दूना 4, ये भी सम संख्या होता है। 3 रखिए, 2 तिया 6, ये भी सम संख्या होता है। यानी कि यहाँ जो भी n का मान डालिएगा सम संख्या आएगा, या तो 2n में डालिए, या तो 4n में डालिए, या तो 6n में। यह सब सम संख्या का रूप होता है। कहीं भी लिखकर मिल जाए 2n 4n 6n तो समझिए कि सब कुछ है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, लेकिन विषम संख्या होता है 2n+1 या 2n-1, अर्थात सम संख्या से एक अधिक या सम संख्या से एक कम जो भी संख्याएं दिखाई देता है वो सब के सब विषम संख्याएं होती है। यानी बताइए तो 2n+1 सम है कि विषम है, तो चेक कर लेते हैं। पहले डालते हैं 1, तो 1 डालिएगा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 1 3, यह एक सम है कि विषम है, 3 तो विषम है ना। या तो फिर इसमें रखिए तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया था 1, यह भी एक विषम संख्या है। अर्थात कहने का मतलब कि n का जो भी मान डालिएगा वो रखने से, यदि रखने से इस समय सम संख्या आएगा, उस समय क्या आएगा, विषम संख्या। यानी कहने का मतलब कि जो भी सम संख्याएं होती है यह 2n 4n या 6n आदि के रूप का होता है। 8n भी कर सकते हैं, आगे में। और विषम संख्या होती है तो जो सम संख्या है उससे +1 या -1 होता है। अर्थात 2n+1 2n-1 हो सकता है, या 4n+1 4n-1 हो सकता है, या 6n+1 6n-1 हो सकता है। ठीक है, यानी कि +1 या -1 लगाएंगे तो ये विषम संख्याओं का रूप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा हम समझा दें क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि हम बताए कि b बराबर इतना दे देगा, इस सारणी विधि है। बोले अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए तो बताए नियम है कि जो भी संख्याएं हैं उसको आप पहले मानिए x। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट वही बात होता है कि इसको से बदलने के नियम जो है समुच्चय में सबसे हार्ड कहलाता है, लेकिन हार्ड नहीं होना चाहिए। देखिए फिर सुन लीजिए, बताए कि b बराबर पहले जितने संख्याओं मान लेते हैं x, और फिर बताते हैं गुण कि आखिर ये है वो तो क्या है। तो बताओ तो x जो भी दिख रहा है
एक सम संख्या ना दिख रहा है, जो शुरुआत कहाँ से है, 2 से कहाँ तक है, 10 तक है। तो बताओ तो 2 से जोड़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2 से कहाँ तक है, 10 तक है, यानी प्रथम 5 गो सम संख्या है। तो एक समय कह सकते हैं कि सम संख्या जो है, तो सम संख्या लिखाता कैसे है, 2n से। बोलेंगे कि जो x जिसको माने हम है वह 2n है। आखिर 2n है तब यहाँ चाहे जहाँ कह सकते हैं जहाँ n बराबर कितना कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये जो आप लिख दिए ना है सर, इसी विधि को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। देखिए रख चेक कर लीजिए, हम बताया कि सबको क्या मानना है, x मानना है, और x का गुणधर्म बताना क्या है तो क्या है, ठीक, क्या सम संख्या था ना, यानी 2n के रूप का होता है, वो लिखवाया तो हम बताए थे कि 2n के रूप में लिखते हैं। और इसके बाद n का मान डालिए, 1 से लेकर डालिए 5 तक, क्या ये सब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यानी यही बतिया यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गुण बता के लिखा हुआ है, यहाँ जो बतिया बताए थे वो कॉमा दे के लिखा हुआ है। तो यदि कॉमा दे के लिखते हैं तो सारणी विधि, और इससे ऐसे लिखते हैं तो एक ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो बाबू इतना बात समझ में आ रहा होगा। एक बाद जितना भी प्रश्न आपको होगा बीच बीच में, ये लेसन खत्म होने के बाद जो प्रॉब्लम होगा वो बता देंगे। ठीक है सर, चलिए कम आओ देखते हैं आगे। तो ये आपको तो लिखने की विधि हो गया, ठीक है, और लिखने की विधि के अलावा कुछ टाइप पढ़ लेते हैं इसमें। समुच्चय का कुछ प्रकार होता है जिसमें देखते हैं बहुत, देखिए इतना समझ में आया ना, फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप जो पहले पढ़े वो रिवाइज फिर से हो जाए। देखिए पहला बताया समुच्चय परिभाषा, समुच्चय बताए कि सुसंगठित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, यानी जिस वस्तु का परिभाषा मिलता है उसका संग्रह समुच्चय कहलाता है। हम बताए थे कि जिसको आप संग्रह कर सकते हैं उसी को समुच्चय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं समुच्चय नहीं कर सकते। हम कहें कि हमारे मोहल्ले में सभी पुरुषों का संग्रह संभव है, पुरुष गिन लेंगे कि वो पुरुष है, लेकिन हम बोलेंगे हमारे मोहल्ले में सबसे बढ़िया विचार के पुरुषों का संग्रह, ये ना हो सकता है। विचार बढ़िया किसी को पता चलता है, किसी का कोई बात पसंद आए पता नहीं चलता है, यानी विचार ये सब बात चलेगा उसका संभव नहीं है, लेकिन पुरुष की संख्या गिनना हो गिन सकते हैं। ठीक है, तो सर एकांत में आप उसका परिभाषा जानते थे। फिर कहा कि जो भी समुच्चय है उसको लिखने की 2 विधियाँ होती है, एक विधि सारणी विधि और एक क्या था, समुच्चय निर्माण विधि। सारणी में बताए कि जो भी संख्या बोलेगा उस संख्या को कॉमा दे करके मंझोल कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। दूसरा विधि बताएं कि जो भी संख्याएं रहेगा उस पहले की संख्याओं को मान लेते हैं x, फिर देते हैं कॉलन, इसका नाम क्या है कॉलन, और उसके गुण को बता देते हैं। यह जो विधि कहलाता है यह समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद यह कोई एग्जाम्पल बता दिए सर। चलिए इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार जानने से पहले जानते हैं बिलोंग्स टू के एक संकेत आता है जो प्रथम लेसन में ही है। यदि एनसीईआरटी किताब पलटते ना है तो किताब के दूसरा नंबर प्रश्न है, नंबर 2 प्रश्न है जो आपको बिलोंग्स टू से संबंधित आता है। जैसे देखिए आप यदि जानते होंगे तो देखिए पहले का पेटफरवा 8 होता था, हिंदी मीडियम सबसे जो शुद्ध जानता होगा, इसको पेटफरवा 8 कहते थे। इसको हम लोग मैथ में जानते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू कहते हैं, समझे। तो बिलोंग्स टू का हिंदी होता है अवयव है। इस संकेत का जानते हैं प्रयोग होगा सर, आपको प्रथम लेसन में प्रयोग होगा। पहला क्वेश्चन तो बताया कि बचाने के लिए आएगा कि कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं, इससे पहचानिए। नंबर 2 प्रश्न आएगा कि ये वाला संकेत का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ उपयोग नहीं होगा। ठीक है, और फिर एक बाद थर्ड क्वेश्चन जो आएगा सारणी विधि से लिखने के लिए आएगा समुच्चय निर्माण विधि में, और समुच्चय निर्माण विधि से आएगा सारणी विधि में लिखने के लिए। तो यदि ये इतना बात समझ रहे हैं सर तो पहला लेसन पूरा खत्म हो जाता है। तो देखिए पहले लेसन में खाली एक बात आप समझना है, इसको है देखिए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब होता है अवयव है। यदि इसी को काट देंगे हम, ऐसे करके काट देते हैं तो बात समझ जाएंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, नॉट बिलोंग्स टू, और यहाँ अवयव नहीं है कह देंगे, अवयव नहीं है। ठीक है, यानी सब बात यही है कि नॉट लगा दिया ये नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, इससे इसका बात हम ऐसे ले सकते हैं, बिलोंग्स टू देखिए कहाँ लगता है, ये थोड़ा सा बात और समझ लो। देखिए बिलोंग्स टू होगा ना, एक बात एक और समझिए कि एने एक सिंगल अवयव का होता है, यानी ये कोई समुच्चय नहीं होता है, और बिलोंग्स टू के बाएं होगा अवयव, और एने जो होता है इधर समुच्चय होता है। यदि कहीं गलती से दोनों तरफ समुच्चय लिखा जाए तो पहले ही गलती हो जाएगा, एने भी लिख दे समुच्चय, एने भी लिख दे समुच्चय, तो गलती हो जाएगा। समुच्चय समझ रहे ना है, केस्ट में घेर के कई संख्याओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो अवयव एने लिखा आता है, समुच्चय लिखा आता है, बात याद रखिएगा। जहां भी संकेत का प्रयोग होगा इस संकेत के बाएं तरफ केवल सिंगल एक अवयव होगा, अवयव यानी केवल अकेले होगा, और एक दाएं तरफ जो होगा वो अकेले नहीं कई संख्याओं का संग्रह होगा। ठीक है, तो इन्हें समुच्चय होता है, इन्हें क्या होता है अवयव होता है। यदि गलती से दोनों तरफ समुच्चय लिख दे तो गलती हो जाएगा, दोनों तरफ अवयव लिख दे फिर भी गलती हो जाएगा। तो देखिए ई वाला उपयोग कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं, बताइए हमारे सर सबसे
पॉपुलर अभिनेता अभी भी हैं, बूढ़ा हो गए उसे, क्या अमिताभ बच्चन जानते ना? अमिताभ बच्चन के परिवार में जानते होंगे अभिषेक बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, और भी मतलब उनकी वाइफ है, पूरा बाल बच्चा बड़े बने हैं। तो सब उस सब के यदि मिला लिया जाए तो यदि हम ऐसे कह दें कि अभिषेक बच्चन बिलोंग्स टू अमिताभ बच्चन फैमिली, यानी अमिताभ बच्चन फैमिली में एक सदस्य हैं, 5-6 सदस्य हैं ना, तो हम बोले उसके बाद अमिताभ बच्चन, हाँ अभिषेक बच्चन बिलोंग्स टू अमिताभ बच्चन, यानी अभिषेक बच्चन उस अमिताभ बच्चन की फैमिली का सदस्य है कि नहीं? तो देखिए अभिषेक बच्चन जो बोले हम, तो एने एक अवयव एक व्यक्ति की बात हो रहा है, और बिलोंग्स टू लगा दिए, एने का बोले अमिताभ बच्चन का फैमिली, तो अमिताभ बच्चन की फैमिली में एक सदस्य है, अनेकों है, तो एने तो समुच हो गया, एने कुछ हो गया, एक अवयव हो गया। क्या अभिषेक बच्चन इस फैमिली के सदस्य है कि नहीं है? तो है, तो ऐसे लगेगा। यदि हम बोलते हैं यहाँ सनी देओल बिलोंग्स टू अमिताभ बच्चन फैमिली, है संभव? नहीं सर, क्योंकि सनी देओल इस अमिताभ बच्चन फैमिली के सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर इसे काट के लिखिएगा। सदस्य होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे देखिएगा हम एक क्वेश्चन दे देते हैं हम, ये तो ऐसे ही हो गया बाहरी क्वेश्चन। देखिए एक ठो देख लेते हैं ऐसे, एक समुच्चय दे दे आपको 2, 3, 4 और 5 ऐसे दे दे, ठीक है। और फिर आपसे कहा जाए कि 2 बिलोंग्स टू ए, यह सही है कि गलत है, यह कथन सत्य है या असत्य है, यह कह देगा 6 बिलोंग्स टू ए, यह कथन सत्य है क्या सत्य है। तो देखिए पहला कथन सत्य है क्या सत्य बताइए। इन्हें तो बात सही है कि अवयव सिंगल है, आने क्या समुच्चय, तो ये बनाया हुआ सही है। अब देखते हैं सही कैसे होता है, संबंध सही गलती है। बताओ क्या 2 इस समुच्चय का अवयव है कि नहीं? बताइए 2 इस समुच्चय में है शामिल, देखिए है ना, यानी इस कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। लेकिन 6 बिलोंग्स टू ए, क्या 6 इस समुच्चय का अवयव है? नहीं है सर, यानी कि ये वाला जो बात लिखा हुआ असत्य है। यहाँ होना क्या चाहिए था, तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे लिखा हुआ था नहीं, ऐसे लिखा हुआ था, यानी कथन क्या लिखा हुआ, असत्य है, यानी कि यह इस सदस्य का अवयव नहीं है सर। तो देखिए ये कब लिखाता है, जब अवयव इसका होता है तब, नहीं रहता है तो नहीं लिखाता है सर, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे लिखाएगा, तब ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है। यदि इतना बात समझ रहे हैं तो समझिए सर पहला लेसन हमारा खत्म हो गया। 1.1 एनसीईआरटी का ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाता है सर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला में, तो इसमें कुछ समुच्चय के प्रकार आते हैं। समुच्चय के प्रकार का परिभाषा देख लेते हैं सर, और उसके बाद फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। इस पार्ट में थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। एक बाद सर आपका यही होमवर्क रहेगा कि अगले वीडियो आने तक आप 1.1 पूरा बना के रखिए। जो क्वेश्चन दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, हम 1.1 के जितना भी क्वेश्चन छूटा होगा वो सब हम बना देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद चलते हैं आगे। और देखिए इसमें समुच्चय के प्रकार में आते हैं। प्रकार में आते हैं तो जो सबसे पहला होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। सेट देखिए इसमें तो सबसे हल्का है, नवमें से परिभाषा इसका है, बोलते हैं वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इतना हल्का को मिलेगा। देखिए वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे मान का 2 लिख देते हैं, ये भी एकल समुच्चय हो जाएगा। मानते हैं कि 20 समुच्चय बनाते हैं, खाली ए लिख देते हैं, ये भी एकल समुच्चय हो जाएगा। यानी जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव शामिल हो वह सभी समुच्चय एकल समुच्चय कहलाते हैं, यानी सिंगलटन सेट कहलाते हैं, ठीक है। पहला कंप्लीट। नंबर 2 सुनिए सर, नंबर 2 का नाम है युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय इसको बोलते हैं पेयर सेट। पेयर सेट देखिए इसका नाम से भी इसका परिभाषा हो गया। एक का परिभाषा यही है कि सर वैसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव हो। एक में समझते हैं ना, पेयर यानी जोड़ा जहां होगा वहां एक नहीं 2 अवयव होंगे ही, तो कहते हैं कि वैसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे ए भी कह सकते हैं, या इसको हम 1,2 कह सकते हैं, ठीक है। जिस समुच्चय में केवल 2 ही अवयव हो, न 2 से अधिक हो न 2 से कम हो, वे सभी समुच्चय युग्म समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए सर, थर्ड में कहते हैं कि एक के बाद होता है शून्य समुच्चय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। शून्य समुच्चय कहिए या रिक्त समुच्चय कहिए। रिक्त समुच्चय इसको इंग्लिश में बोलते हैं बहु एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसी का नाम है नल सेट। नल सेट, ठीक है। इसमें कहते हैं कि जब किसी समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो, अवयव एक होगा तो एकल, अवयव 2 होगा युग्म समुच्चय, यदि इसमें कोई भी अवयव नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सर रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसमें बताइए यदि खाली बना दे हम ऐसे खाली क्योंकि अवयव नहीं था, तो जब में कोई अवयव न रहेगा तो उसको हम बोलेंगे शून्य समुच्चय कहते हैं। इसका संकेत होता है
फाई, यदि कहूँ फाई लिखा हुआ है समझना उसमें अवयव को नहीं है सर, ठीक है। यदि हम बोल दे कहीं भी कि ए बराबर फाई से है, एक समुच्चय है ए जो फाई है, फाई मतलब क्या हो गया, एक में कोई अवयव नहीं है सर, ठीक है। तो ये इसका संगत क्या होता है, फाई, कहीं भी फाई लिखा हो तो समझना कि रिक्त या शून्य समुच्चय, ठीक है। चलिए चौथा हम देख लेते हैं सर। चौथा आपका इसमें होता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय इसमें कहते हैं, परिमित समुच्चय क्या बात आता है, तब कहते हैं कि जिस समुच्चय में अवयव गिन सकते हैं, जैसे देखिए 2 4 6 8 3 ऐसे कर दे, ठीक है। इसमें अवयव गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं सर। एक में क्या अवयव है, 1 2 3 4 कितना 5। तो जिस समुच्चय में अवयव लिखा हो और उस अवयव को हम गिन सकते हैं, उस सभी समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिनाइट सेट, फिनाइट सेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट, ठीक है। एक बाद इससे कदम जो भाई है सर, इसको बोलते हैं अपरिमित सेट, अपरिमित समुच्चय कह देंगे, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, यानी कहेंगे कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय ए लिख देते हैं, इसमें कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगा देते हैं। क्या इसका मतलब समझते हैं, डॉट हो गया यानी कि अनंत तक जाएगा, और अनंत तक की संख्याएं कभी गिनना संभव हो पाया है का, नहीं हो पाया है। यानी जिस अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, जिस समुच्चय में अवयव को गिन नहीं सकते हैं, वह सभी समुच्चय क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाता है सर, ठीक है। इसके बाद हम दो और देख लेते हैं। एक देख लेते हैं बाबू, एक बोलते हैं समान समुच्चय, समान से पहले चल देते हैं समतुल्य में चल देते हैं, समतुल्य को देख लेते हैं, समतुल्य समुच्चय, ठीक है। और एक हो जाता है समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों एकदम लगभग एक जैसा है समुच्चय। समतुल्य को बोलते हैं इक्वावेलेंट, इक्वावेलेंट सेट कहते हैं, VALENT, ठीक है, इक्वावेलेंट सेट कहते हैं। और समान का होता है इक्वल सेट, इक्वल सेट कहते हैं इसको, इक्वल सेट, इक्वल सेट होता है, ठीक है। अब इतना ही समुच्चय का प्रकार होता है, जो इतना आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो प्रकार में कोई दिक्कत ना होगा। सो देखिए इसमें कहते हैं ना समान समुच्चय में कि मेरे पास दो समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि समान की बात करते हैं तो दो की तुलना होगा ना तो समान होगा ना। तो समान में होता है कि मेरे पास यदि दो समुच्चय हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और बी है वो क्या 4 है, 2 है, 3 है, ठीक है। कहता है यदि दो समुच्चय हो, ए और बी हो, जिसके अवयव एक समान हो, जिसके अवयव एक समान हो, उस सभी समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए दो समुच्चय मान लीजिए ए और बी, इसमें 2 3 4 था, क्या इसमें नहीं है, 2 3 4 है ना, तो दोनों में अवयव एक जैसा दिखाई देगा, तो सभी समुच्चय क्या बोलेंगे हम, समान समुच्चय कहेंगे। लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अवयव एक समान सम का मतलब नहीं है, अवयव एक समान सा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अवयव की संख्या सम का मतलब है सर। एक में कहता है कि वैसे दो समुच्चय जिसमें दोनों समुच्चय का अवयव की संख्या बराबर हो, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। बताइए ए में अवयव क्या गो है, 3 गो है, 1 2 कितना 3, बी में कितना है 1 2 और 3, तो दोनों में अवयव की संख्या बराबर है ना। नंबर ऑफ ए का मान कितना 3 और नंबर ऑफ बी का मान कितना 3, दोनों में अवयव बराबर है। तो जब जो समुच्चय में अवयव की संख्या बराबर हो, वे दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें अवयव एक समान दिखाई देगा, ए में भी वही अवयव, बी में भी वही अवयव, तो क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न उठा सकते हैं सर, तो कहिए क्या यह ए और बी समतुल्य होगा कि नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ ए बराबर कितना 3 और नंबर ऑफ बी भी कितना 3, यानी सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हो सकते हैं। लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय नहीं हो सकते हैं सर। उल्टा से बात सुनो, सभी जो भी समान समुच्चय हैं जगह में दोनों में अवयव बराबर होगा, तो यह सभी समान समुच्चय क्या होता है, समतुल्य होता है। लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान हो सकता है, कि समतुल्य था ना, समान होना संभव है, नहीं है संभव सर। यानी कि इतना यदि आप कंप्लीट करते हैं सर तो समुच्चय के प्रकार कंप्लीट हो जाता है सर। देखिए फिर सुनिए हाल बोलते हैं जिस समुच्चय में अवयव की संख्या केवल 1 हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या 2 हो उसे युग्म समुच्चय कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं, और जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो उसे शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी या नल सेट कहते हैं, ठीक है। जिसका संकेत क्या होता है, फाई होता है, फाई से लिखते हैं, इसको फाई कहते हैं, फाई के नाम जानते हैं। और जिस समुच्चय में अवयव की संख्या गिन सकते हैं उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय, और जिसमें इस समुच्चय में अवयव की संख्या नहीं गिन सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमित समुच्चय,
ठीक है। वैसे दो समुच्चय जिसमें अवयव एक समान हो वह सभी समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, और जिस समुच्चय में अवयव की संख्या एक समान हो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। और ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जितना पढ़े अभी तक रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये अब वीडियो से अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो सुनिए फटाफट। पहला क्वेश्चन था आपका कि समुच्चय किससे कहते हैं। तो देखिए समुच्चय कहते बताए थे कि जो भी वस्तुओं का परिभाषा दे सके उस वस्तुओं का संग्रह जो करते हैं उसे समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में बेंचों का संग्रह, क्या बेंच नहीं गिन सकते हैं, तो समुच्चय हो सकता है। ठीक है, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसे संग्रह संभव नहीं है, समुच्चय नहीं कहलाता है। लिखने की विधियाँ क्या था, दो था, एक था सारणी विधि और एक था समुच्चय निर्माण विधि। कहते जिस इस समुच्चय के अवयव को मंझोल कोष्ठ के अंदर कॉमा दे के लिखते हैं उसे सारणी विधि कहते हैं। और जब किसी समुच्चय के अवयव को गुण बताकर एक मान लेते हैं और फिर देते हैं कॉलन और फिर उसका गुण बताते हैं तो उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, और एक बार फिर बताया थे बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू में बताएं कि एन होगा अवयव, एन क्या होगा समुच्चय। यदि यह अवयव उस समुच्चय में शामिल होगा तब यह बिलोंग्स टू लगेगा, और नहीं शामिल होगा तो नॉट बिलोंग्स टू लगता है। इसमें संबंध बताया कि हमेशा ध्यान देना कि बाएं तरफ क्या होगा अवयव, दाएं तरफ क्या होगा समुच्चय। ठीक है सर, इतना से आप बनाइएगा। बाकी सही काम देख लेते हैं। हल्ले बताए कि जिसमें एक समुच्चय, एक अवयव, एकल, दुगो, युग्म, कोई नहीं, शून्य समुच्चय गिन सकते हैं, परिमित न गिन सकते हैं, अपरिमित। जेका में अवयव दोनों एक समान हो तो उसको बोलेंगे समान समुच्चय। जेका में अवयव की संख्या एक समान हो उसे क्या बोलते हैं समतुल्य समुच्चय हो। ठीक है, अब ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद अगले पार्ट में मिलते हैं, और इतना के लिए धन्यवाद।